Hello friends, now we are going to start chapter number 15, our environment, and the topic of today that we have to study in this chapter, okay, that is how do our activities affect the environment. That is the topic of today here. कि हमारी एक्टिविटीज़ मीन्स कि ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ किस तरह हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं. So we know that we human beings are an important part of the environment and we are on the top most level in a food chain. Our activities change the environment around us. हम जो कुछ भी करते हैं उसकी वजह से हमारे हमारी एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट में बहुत से चेंजेस आते हैं. एंड द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट देन अफेक्ट अस, और यही चेंजेस बाद में हमारे ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं. सो वी विल नाउ डिस्कस टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय आवर एक्टिविटीज़. तो यहाँ पे हम दो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करेंगे जिसका इफेक्ट हमारे ऊपर ही बाद में पड़ता है. फर्स्ट है यहाँ पे डिप्लेटेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड सेकेंड है आपका डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट. So first we will discuss about the depletion of ozone layer. So we very well know that oxygen is made up of two atoms of oxygen. Okay, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो एटम्स के बने होते हैं ऑक्सीजन के, और उसका केमिकल फार्मूला इज O2 है, O2 होता है. एंड O2 इज मेड अप ऑफ द टू atoms of oxygen. Oxygen gas is essential for the life, okay, because it is needed by the living things for the respiration. And दूसरी जो आपकी गैस है ओजोन. सो ओजोन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो O3 होता है. ओजोन मॉलिक्यूल्स इज मेड ऑफ थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर. तो जो ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थ्री एटम्स के बने होते हैं ऑक्सीजन के. ओके, ओजोन इज ऑल्सो अ गैस बट इट इज़ अ वेरी पॉइजनियस, सो वी कैन नॉट टेक इट एज इन रेस्पिरेशन. कि ओजोन रियल में क्या है, पॉइजनस गैस होती है तो इसको हम इनहेल नहीं कर सकते. ओके, नाउ हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड, वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट इट कि ओजोन किस तरह बनती है, पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे. So ozone is formed high up in the atmosphere by the action of ultraviolet radiation on oxygen gas. अगर हम ओजोन के बारे में बात करें तो ओजोन क्या है, एटमोसफियर के अंदर सबसे ऊपर के लेयर में ओजोन बनती है, ऊपर के लेयर में ओजोन बनती है. वो भी अल्ट्रावायलेट रेज के रेडिएशन के ऑक्सीजन के ऊपर इफेक्ट की वजह से, रिएक्शन की वजह से क्या होती है, ओजोन की गैस बनती है. एंड हाउ इट फॉर्म्स देयर. सो the high energy ultraviolet rays means UV radiation coming from the sun split oxygen get into free oxygen atom. कि रियल में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के स्प्लिट कर देती हैं और ऑक्सीजन एटम्स को अलग अलग कर देती हैं. सो रिएक्शन इज गिवन देयर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज it will be converted into two atoms of oxygen. Okay, अब जो फ्री ऑक्सीजन होता है, फ्री ऑक्सीजन एटम्स दस प्रोड्यूस वेरी रिएक्टिव, क्योंकि जो फ्री ऑक्सीजन होते हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और ये सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. सो वन ऑक्सीजन एटम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो एक ऑक्सीजन एटम क्या करता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मीन्स O2 के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म देयर ओजोन मॉलिक्यूल, वहाँ पे ओजोन का मॉलिक्यूल बनाता है. मीन्स O2 plus O gives their O3 means ozone molecule. At height between 15 kilometer to 60 kilometer, there is a layer of ozone gas in upper atmosphere. कि लगभग 15 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर के बीच की जो लेयर होती है उसके अंदर ओजोन गैस ज़्यादा अमाउंट में मिलती है. And this ozone layer is very important for the existence of life on the earth because it absorbs the most of the harmful ultraviolet radiation coming from the sun and prevent them from reaching the earth. कि रियल में जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन गैस होती है, क्या करती है, जो सन की तरफ से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनमें से मोस्टली कोई क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और इन्हें अर्थ तक आने से रोकती है या प्रिवेंट करती है या इनकी स्पीड को कम कर देती है, बहुत कम कर देती है. द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैव एक्सट्रीमली हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग. और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का रियल में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर या अदर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनके ऊपर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है.
अगर ये सभी अल्ट्रावायलेट रेज के डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं तो। अब इनके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज के क्या इफेक्ट पड़ते हैं? सो फॉर एग्जांपल हियर अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज स्किन कैंसर, कि अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्टली स्किन पे पड़ती है तो स्किन के कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दे ऑल्सो डैमेज द आइज बाय कॉजिंग आई डिजीज कॉल्ड कैटरेक्ट, ये आइज को डिफेक्ट पहुंचा सकती है। अल्ट्रावायलेट रेज डैमेज इम्यून सिस्टम ऑफ द लॉरिंग द बॉडी रेजिस्टेंस टू डिजीज, कि ये डिजीज के अगेंस्ट में जो इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, उसको भी कम कर देती है। सो दिस अल्ट्रावायलेट रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग and thus it is the ozone layer in upper atmosphere which protect us from this disease by absorbing ultraviolet rays coming from the sun। तो अगर आप देखें कि जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की तरफ से आती है उनको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करके हमें बहुत से डिजीज से बचाती है, या हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है। It has now been found that amount of ozone is getting depleted or reduced due to which the ozone layer in the upper atmosphere is becoming thinner and thinner day by day। कि ऐसा जानने में आया है कि जो ओजोन की लेयर है अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर रीजन में, वहाँ पे जो ओजोन की लेयर धीमे धीमे क्या होती है, रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, या थीन होती जा रही है धीमे धीमे। सो उसको हम डिप्लेटेशन कहते हैं ओजोन लेयर का। द डिप्लेटेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो ओजोन की जो लेयर है धीमे धीमे पतली होती जा रही है, थीन होती जा रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक केमिकल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड द CFC, और शॉर्ट में इसको CFC कहा जाता है। ओके, अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह से इफेक्ट पहुंचाता है ओजोन लेयर को? सो CFC आर द केमिकल विच आर वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर एज ए कूलेंट। कि मोस्टली जो ये जो CFC इसका यूज रेफ्रिजरेशन में, रेफ्रिजरेटर के अंदर और एयर कंडीशनर में कूलेंट के रूप में, यानी कि कूल करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अपार्ट ऑफ इट इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड इन एरोसोल स्प्रेयर में भी इसका यूज किया जाता है। And chlorofluorocarbon released into the air react with ozone gas present in the ozone layer and destroy it gradually। अब CFC मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ही एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो तुरंत क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और उसको ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड ड्यू टू दिस द ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर हैज़ बिकम थिनर, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर धीमे धीमे थीन होती जा रही है, अलाउिंग मोर अल्ट्रावायलेट रेज टू पास। अगर वो थीन होती जा रही है तो अल्ट्रावायलेट रेज को कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएंगी। एंड दस ड्यू टू द डिप्लेटेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन and more ultraviolet radiation reach to the earth। If the ozone layer in atmosphere disappear completely, then all the extremely harmful ultraviolet rays radiation coming from the sun would reach the earth, and these radiation would cause skin cancer and affect on the alignment in man, in animal, and also damage the plants। कि अगर मान लो ओजोन की लेयर पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज क्या होंगे, अर्थ तक पहुंचेंगे, अर्थ के सरफेस तक पहुंचेगी, और जितने भी प्लांट और एनिमल्स है उनके ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से उनको डैमेज पहुंचाएंगे। सो ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ वुड बी डिस्ट्रॉयड ग्रेजुअली, और धीमे धीमे क्या होगा, जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। इन 1987 in attempt to protect ozone layer, the United Nations Environment Program forged an agreement among its member countries to freeze CFC production in 1986। कि उसके बाद से क्या यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसमें CFC को पूरी तरह से बैन कर दिया गया कि इसका प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए और उसका यूज़ नहीं होना चाहिए, ताकि जो अल्ट्रावायलेट रेज से जो हार्म इफेक्ट होता है उसको कम किया जा सके और ओजोन लेयर को बचाया जा सके। ओके, तो ये फर्स्ट आपका डिफेक्ट है या इफेक्ट आप कह सकते हो, जो हमारे एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या होता है, एटमॉस्फेयर पे पड़ता है या एनवायरनमेंट में पड़ता है। ओके, सेकंड है अबाउट द गार्बेज, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, कि हम बहुत सारा अमाउंट में बहुत सारा लॉट्स ऑफ गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट। ओके,
सिंपल इज द हाउस होल्ड वेस्ट और रबीश इज कॉल्ड गार्बेज, कि जो भी घरों में कचरा निकलता है उसको हम गार्बेज कहते हैं। एंड एवरी हाउस होल्ड प्रोड्यूस लोड्स ऑफ गार्बेज डेली, और लगभग हर एक घर में से डेली बहुत से कचरे निकलते हैं। ओके, एंड दिस गार्बेज इंक्लूड लेफ्ट ओवर फूड। अब इस गार्बेज के अंदर होता है क्या है, तो बचा हुआ फूड होता है, फ्रूट वेजिटेबल पिल्स होते हैं, फॉरेन लीव्स ऑफ पोटेड प्लांट्स होते हैं, वेस्ट पेपर होता है, अनवांटेड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। ओके, फिर मेटल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, ग्लास आर्टिकल्स भी होते हैं। ओके, वुडन ऑब्जेक्ट भी होते हैं, रैक्स भी होते हैं, डिस्कार्डेड सूज, सीवेज, ये सभी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट या गार्बेज में इंक्लूड होते हैं। सम ऑफ द गार्बेज इज बायोडिग्रेडेबल। बहुत से गार्बेज क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वेयर एज अ मेजर पार्ट ऑफ इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, और मोस्टली क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। If the household garbage or waste is not disposed properly, it can pollute the environment like soil, वाटर एंड एयर। ओके, अगर इनका ढंग से इनका निकालना किया जाए, डिस्पोज न किया जाए, तो ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। खास करके जो इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लाइक सॉइल है, वाटर है, एयर, इनको वो पॉल्यूट करते हैं, खराब करते हैं। ओके, अब डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मीन्स क्या, कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट डिस्पोज क्या करना है, तो जो वेस्ट को हमें खराब खत्म करना है, टू गेट रीड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शुड बी डन इन साइंटिफिक वे, कि डिस्पोज तो करना है पर उसको साइंटिफिक वे के थ्रू करना चाहिए। एंड देयर आर सम मेथड्स आर गिवन हियर फॉर द डिस्पोजिंग द वेस्ट, कि वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए यहाँ पे कुछ मेथड आपको दी है। सो मेथड्स आर हियर, रिसाइकलिंग, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, इंसिनरेशन, लैंडफिल एंड सीवेज ट्रीटमेंट। ये सभी क्या है, वो मेथड्स है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दिस रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है, बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको आप वापस से उनमें से नया कुछ बना सकते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग हियर। द सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल एक्सेट्रा आर रिसाइकल्ड। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट पेपर इज सेंट टू पेपर मिल्स वेयर इट इज रिप्रोसेस्ड टू फॉर्म न्यू पेपर वंस अगेन। कि जो अगर आप पेपर के बारे में बात करें तो वेस्ट पेपर का क्या किया जाता है, वापस से उसको पेपर मिल में सेंड कर दिया जाता है और उनके ऊपर रीप्रोसेस करके वापस से नए पेपर्स बनाए जा सकते हैं। फिर जो ब्रोकन प्लास्टिक है, आर्टिकल्स हैं, तो प्लास्टिक बैग्स हैं, बकेट्स हैं, बाउल है, कप है, प्लेट्स एक्सेट्रा, ये भी क्या है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में इनको भी सेंड कर दिया जाता है। वहाँ पे इनको मेल्ट करके इनमें से वापस से इनका यूज़ नया आर्टिकल बनाने में किया जाता है। Similarly, waste metal articles are sent to the metal industries where they are melt and recycled again, and solid metal of the various purpose, कि जो मेटल इंडस्ट्रीज में है वहाँ पे मेटल के जो आर्टिकल्स होते हैं, वेस्ट मेटल आर्टिकल्स, उनको सेंड कर दिया जाता है और वापस से उनको मेल्ट करके रिसाइकल करके नया आर्टिकल्स या नई चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके बाद सेकेंड मेथड है डिस्पोजिंग का, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। ये कंपोस्ट बनाना। अब कंपोस्ट क्या चीज़ है, सो जो बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ फूड, फ्रूट और वेजिटेबल्स के पिल्स होते हैं, लीव्स होते हैं, डेड लीव्स होते हैं। ओके, इट कैन बी, दे ऑल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय बरिंग इट इन अ पिट डग इनटू ग्राउंड एंड यूज एज अ मैनर। कि इन सभी चीज़ों का क्या होता है, ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के दबा दिया जाता है और कुछ समय के बाद ये इनको एज ए मैनर आप यूज कर सकते हैं, मैन्योर आप यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये रियल में क्या है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाने का मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है इंसिनरेशन का। अब इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग टू एस, कि एस में कन्वर्ट कर देना। मीन्स कि बर्निंग ऑफ सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर, कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको किसी भी सब्सटेंस को गर्म करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसिनरेशन या रिड्यूसिंग टू एजेंट। इंसिनरेशन Incineration is used to destroy household waste, chemical waste, biological waste like hospital disposals. Incineration greatly reduce the volume of the waste. ये रियल में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, एस में चेंज करते हैं। एंड दिस इज बिकॉज व्हेन द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट material is born, then only a small amount of ash is left behind, which can be disposed by landfill. Okay,
कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर किसी भी वेस्ट मटेरियल को जलाया जाए तो बाद में को थोड़ा ही एस मिलता है, और थोड़े से एस को आप कहीं भी लैंड फिल के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं. Incineration is carried out in an incinerator विच इज़ वन काइंड ऑफ द फर्नेस. एक टाइप का फर्नेस होता है जहाँ पे चीज़ों को जलाया जाता है, तो वहाँ पे हर एक चीज़ को बर्न किया जाता है. एंड द वेस्ट डिस्पोजल ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग इंसिनरेटर्स इज डन बाय द म्यूनसिपालिटी ऑफ सिटी. कि सिटी की जो म्यूनसिपालिटी होती है वहाँ पे फर्नेस वो लोग यूज करते हैं, फर्नेस का, बड़े बड़े फर्नेस का, जहाँ पे चीज़ों को बर्न करके ऐश में कन्वर्ट किया जाता है. And the solid waste is burned at a high temperature. It is in the incinerator, and all the organic matter present in waste is removed as a carbon dioxide and water vapor, and the ash left behind is removed from time to time. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है बाय विच यू कैन डिस्पोज और गार्बेज, दैट इज लैंडफिल. लैंडफिल के थ्रू भी आप कैसे डिस्पोज कर सकते हैं. So disposal of waste by putting it on a low-lying areas of ground and covering it with the earth is called landfill. कि जो वेस्ट मटेरियल है उनको ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए, खास करके जहाँ पर लो लेवल हो, लो लाइंग एरियाज हो, वहाँ पर उनको दबा दिया जाए और मिट्टी से ढक दिया जाए, सॉइल से. सो लैंडफिल की प्रोसेस है. मोस्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरियाज विच कैन नॉट बी डिस्पोज बाय अदर मेथड इट डम्प्ड इन लो लाइंग एरियाज. कि बहुत से जो अर्बन एरियाज में जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको लो एरियाज में ले जाके उनको वहाँ पे दबा दिया जाता है ग्राउंड के अंदर, सॉइल के नीचे. ओके. अ बिग लैंडफिल साइट कैन बी यूज टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट मटेरियल और गार्बेज. और जो लैंड फिलिंग की जो साइट्स होती हैं वो अलग ही होती है, अक्सर शहरों से, सिटीज़ से दूर होती हैं. ओके, या सिटी के आउटसाइड में होती है. उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है सीवेज ट्रीटमेंट. The dirty drain water or containing urine, feces, which is carried from our home by the underground pipes called sewage is called sewage. Okay, कि रियल में गटर सिस्टम के थ्रू जो गंदा पानी आता है जिसमें यूरिन, फिसेस सब मिले हुए होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है और इसको सीवेज कहा जाता है. मतलब कि जो डर्टी वाटर है उसे सीवेज कहा जाता है. इफ अनट्रीटेड सीवेज इज डम्प्ड इनटू वाटर, मान लो ये अनट्रीटेड सीवेज को, गंदे पानी को, डर्टी वाटर को अगर आप डंप करते हैं, रिवर में डालते हैं, सो इट कैन पॉल्यूट द रिवर वाटर. ये क्या करेगा, वाटर के रिवर को पॉल्यूट करेगा. सीवेज इज डिस्पोज बाय ट्रीटिंग इट एट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तो सीवेज जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए पूरा ट्रीटमेंट प्लांट होता है जहाँ पर सीवेज को ट्रीट किया जाता है. द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज प्रोड्यूस क्लीन वाटर विच डिस्चार्ज इनटू रिवर. उसके सीवेज में जब वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बाद क्लीन वाटर प्रोड्यूस होता है और उसको वापस से रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है. द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज इज डाइजेस्टेड इन द डाइजेस्टर ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू प्रोड्यूस अ सीवेज गैस. जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो सीवेज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनका डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टर्स के थ्रू में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लगे होते हैं, और उन सीवेज का यूज़ करके वापस से सीवेज गैस बनाई जाती है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बचता है उससे मैन्योर बनाया जाता है. सो we will now give an example to illustrate how to use of biodegradable and non-biodegradable material can make a difference to our environment. There was a time when tea in a train was served in a plastic glasses which had to be returned to the vendor. And this was, however, not a hygienic things to do. Later on, disposable plastic cups were introduced, which are used once and then thrown away. Though it was hygienic to use a disposable plastic cup for drinking tea, but disposal of millions of plastic cups on daily basis posed a big problem. So sometime back, Coolherd disposal cups made of clay were introduced for the serving tea in a train. यहाँ पर डिस्पोजल का एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि ट्रेन्स के अंदर अभी क्या क्या यूज किया जाता था पहले, कि जो प्लास्टिक से बने हुए कप्स का यूज किया जाता था या प्लास्टिक बैग्स का यूज किया जाता था, जो कि कहीं भी फेंक दिए जाते थे और वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते थे, नहीं ख़राब करते थे एरियाज़ को. ओके, बट उसके बाद डिस्पोजल कप्स का यूज किया जाने लगा जो कि पेपर के बने होते हैं, पर इनको भी बहुत ज़्यादा डिस्पोज करना, मतलब कि इनको भी
डिस्पोज करना क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है, प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसकी जगह पर भी क्या कुल्हड़ों का यूज किया जाता है। कुल्हड़ जो कि एक टाइप के कप होते हैं जो क्ले से बने होते हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया गया ट्रेन के अंदर टी सर्व करने के लिए, जिनको डिस्पोज करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि मिट्टी के बने होते हैं, कहीं भी फेंक दिए जाए तो वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सो द यूज ऑफ डिस्पोजल पेपर कप्स हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर द प्लास्टिक कप्स। यहाँ पे आपको एक दिया है कि प्लास्टिक कप्स का अगर डिस्पोजल कप्स का यूज किया जा सके, पेपर कप का, तो भी ठीक है, बट उनको भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने पर उनको भी डिस्पोज करना थोड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, पेपर कप्स आर बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सो इवन इफ पेपर कप आर थ्रोन अवे आफ्टर यूज, दे विल डिकम्पोज, break down automatically by the action of microorganisms is due to the course of time। रियल का पेपर कप क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने होते हैं, तो ये कहीं भी फेंक दिए जाए तो आप कुछ समय के बाद क्या होंगे, डिकम्पोजर्स के थ्रू ये आप डिकम्पोज हो जाएंगे और वापस से सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। वही अगर प्लास्टिक कप्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इनके ऊपर डिकम्पोजर्स का कोई काम चलता नहीं है। डिकम्पोजर कैन नॉट बी डिकम्पोज देम, सो दे विल रिमेन एज सच एंड पॉल्यूट द एनवायरमेंट। फिर पेपर कप कैन इवन बी डिस्पोज ऑफ बाय बर्निंग विदाउट कॉजिंग मच एयर पोल्यूशन। पेपर कप्स को जला भी सकते हैं, इसी तरह एयर पोल्यूशन नहीं होता है। वही अगर प्लास्टिक कप्स को जलाया जाए तो उनसे टॉक्सिक गैसेज प्रोड्यूस होंगी, पॉइजनस गैसेज प्रोड्यूस होंगी जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। ओके, सो दीज आर द सम मेथड्स बाय विच वी कैन डिस्पोज द वेस्ट materials। Okay, so your chapter has been here completed। Okay, thank you।